संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है। लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है। हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, 2/3 बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है। The issue was raised by the Secretary General of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. Mohan Bhagwat. जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ एक होहल्ला मचा था। अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, 2 टर्म रही, लेकिन खरोच तक नहीं आने दी थी, फिर भी झूठ चलाया गया। So the Prime Minister would be well advised if he directs these queries with regard to revisiting reservation to its or to their own ideological mentor. आरएसएस और बीजेपी का निशाना दलित स्वाभिमान है, सरकार का निशाना दलितों का आर्थिक विकास है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। नमस्कार। प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री का दलित एजेंडा। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व मानव थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब को सीमाओं में ना बांधें, उन्हें विश्व मानवता के रूप में देखें। दुनिया मार्टिन लूथर किंग को जिस तरह देखती है, उसी तरह हमारे लिए बाबा साहेब अंबेडकर है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर BR अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की नींव रखते हुए कहा है कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो इस मौके पर बोल रहा हूं। कांग्रेस पर अंबेडकर की अनदेखी का आरोप भी लगाया। कैसे अंबेडकर के देश या विदेश में धरोहर को सहेज कर नहीं रखा गया। कहा कि हमारे देश के इतिहास को या तो दबोचा जाता है या डाइल्यूट किया जाता है। एक बार बाबा साहब को मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की नौबत भी आ गई थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त शायद सरकार प्रोग्रेसिव बातों के खिलाफ थी। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, खासकर जब सामने 5 राज्यों में चुनाव हो जहां पर दलित वोट मायने रखता हो। प्रधानमंत्री की नीति आंकी जा सकती है, खासकर तब जब बिहार चुनावों में आरक्षण के मसले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का असर नतीजों पर बताया गया था। शायद इसलिए दलितों के लिए आरक्षण पर उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रही। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब आरएसएस कह चुकी है कि आरक्षण का फायदा उन्हीं लोगों को मिले जो आर्थिक तौर पर पीछे रह गए हैं। मोदी ने कहा है कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो कई लोगों ने तब भी कहा था कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, लेकिन वाजपेयी जी के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम जहां भी सत्ता में रहे, दलितों आदिवासियों के आरक्षण के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे विपक्षी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैलाते रहे। मोदी ने कहा कि आरक्षण दलितों का अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो पिछले 2 सालों में दलितों की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। लोकसभा में 66 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी ने करीब 60% जीती, यानी कि 40 सीटें जीती। दलित सांसद करीब 15% ताकत है बीजेपी की इस लोकसभा में। तो क्या इन्हें कैबिनेट में पर्याप्त नुमाइंदगी मिली है? 2015-16 के 4,65,277 करोड़ के बजट में 77,229 करोड़ सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था, लेकिन सिर्फ 30,851 करोड़ दिया गया और इसमें से भी सिर्फ 8,793 करोड़ की ही सीधे दलितों के विकास के लिए गया। तो बाकी पैसा कहाँ गया? आरटीआई के अनुसार ये आम विकास की योजनाओं के लिए खर्च किया गया। ये एक आर्टिकल से मुझे फिगर्स मिले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार ST/SC पर अपराध के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। 2014 में 23.4% हैं, जो 2013 में 19.57% थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित उद्योगपतियों की सभी मांगे इस बजट में मान ली गई हैं, तो ये अच्छा है। तो दलित समाज कहां पहुंचा है? क्या आरक्षण का मसला प्रधानमंत्री के लिए परेशानी बनेगा? वे खुद की सुनेंगे या आरएसएस की? क्या रुकावटें हैं दलित उत्थान की राह में? समझेंगे आज हम प्राइम टाइम में।
हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात कर प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू से प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उदित राज बीजेपी के सांसद, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले उदित राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री मेमोरियल लेक्चर में दे रहा है डॉक्टर अंबेडकर पर। क्या आभास हुआ 2 सालों में हमारे दलितों का कितना विकास हुआ? नहीं, जो बात उन्होंने कहा सही कहा है। और दूसरी बात यह है कि इस बात पर जोर देकर के प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया कि आरक्षण के ऊपर कोई खरोच भी नहीं आ पाएगा। और जो भैया जी जोशी जी का भी बयान था हाल में, वो उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, न कि तोड़ मरोड़ करके। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अंबेडकर का सुझाया गया आरक्षण है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, अर्थात जो दलितों आदिवासियों का आरक्षण है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी कहा उन्होंने कि जो स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा उठ गए हैं या उनकी माली हालत बहुत अच्छी है, तो स्वेच्छा से उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो स्वेच्छा से अगर कोई छोड़ता है तो उसमें क्या इतराज है? तो चाहे वो प्रधानमंत्री का बयान है या नजरिया है सरकार का या आरएसएस का जो हाल में वक्तव्य है, सोच है, उसमें कोई आपका भी नजरिया, तो आपका भी उदित राज जी यही नजरिया है कि जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे वो छोड़ना चाहिए? से छोड़ना चाहता छोड़ दे, उसको तो करना ही चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात है कि उन्होंने संभवतः ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में कहा होगा, चूंकि एससी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में जोर दे करके और कोटिंग हिम कि उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण है वो सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये कहा था कि 10 साल तक ही होना चाहिए। अब तो इतने 60 बरस हो गए हैं। आप जैसे परिवार, रामविलास पासवान जैसे परिवार, इन सबको आपको लगता है आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, आप ये देखो कि वो राजनीतिक आरक्षण की बात कही थी, और जो भैया जी जोशी जी का बयान है और जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है वो सर्विस जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन उसके बारे में है। और एक बात, दूसरी बात है कि अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज हटा दिया जाए तो एससी एसटी वाले तो न विधानसभा में घुस पाएंगे न लोकसभा में घुस पाएंगे। आप देख लीजिए कि कितने उदित राज जी, अगर 40 सांसद जीत के भी आए, बीजेपी सबसे बड़ी कहते हैं दलित सबसे ज्यादा बीजेपी में है यहाँ पर, कितनी उनको कैबिनेट में नुमाइंदगी मिली है? कितने हमारे दलित मंत्री हैं? कैबिनेट मिनिस्टर कोई है या नहीं है? ऐसा है, देखिए वाजपेयी जी की सरकार ने अच्छा काम किया था। 5 आरक्षण विरोधी आदेश जो वापसी की, मैं तो आरक्षण पे आ भी नहीं रही थी, आप ही ने आरक्षण का मसला छेड़ा है। मैं तो कैबिनेट में पूछ रही थी, मैं तो कैबिनेट पे आ रही थी, शायद आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जी। उसका लाभ मिला 2014 में, उसका लाभ मिला क्योंकि 10 साल तक कांग्रेस ने 2004 से लेकर 2014 तक नहीं किया, तो उसका लाभ मिला और सत्ता में आई। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो 40 सांसद इस बार जीत कर आए हैं हमारे दलित समाज के, इस बार बीजेपी की जीत में शामिल हुए हैं, उनको क्या पर्याप्त नुमाइंदगी मिली है, रिप्रेजेंटेशन मिला है कैबिनेट में? आप संतुष्ट हैं उससे? केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, बिल्कुल, कि उनको कहां से इस्तेमाल कहां से करना चाहते हैं। तो ये तो पार्टी और गवर्नमेंट का नजरिया होती है कि किस सांसद को किस जगह पर कौन सी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वो सही रूप से, चूंकि सरकार उनको चलाना है। मैं जानती हूँ सर कि हमारे प्रधानमंत्री, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप एक दलित समाज के नेता हैं, वक्ता हैं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो तुम सुन ही रहे हैं, कह ही रहे हैं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आप संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा
मेरी व्यक्तिगत राय यहाँ नहीं हो सकती। जो पार्टी की राय है वही मेरी राय है। आप अगर गैर बीजेपी के, मुझे पहले आपने बीजेपी का सांसद के रूप में संबोधित किया या उससे आप बात कर रहे हैं, तो मैं जवाब उसी तरीके से दूंगा जी। और देना भी चाहिए। पार्टी और सांसद कोई भिन्न नहीं होते हैं। तो जो पार्टी का मत होता सांसद का हो, जो सांसद का होता वो पार्टी का होता है। दलितों ने आपको चुन करके भेजा। चलिए, मैं आप ही की राय सुनना चाह रही थी, वो तो हम जानते हैं, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। मैं यही पूछ रही हूँ कि आप संतुष्ट हैं जो हमारे 2 साल में, हालांकि पहली बार जब कैबिनेट ने शपथ ली थी तब नहीं थे, 2015 में दलित भाई हमारे आए कैबिनेट में, आप संतुष्ट हैं क्या उनके रिप्रेजेंटेशन से? बस मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आप अगर आप कहेंगे कि 100% परफेक्ट कहीं पर, तो घर में भी नहीं है। तो ये अलग बात है कि प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं। यहाँ पर आपको मैं लेकर आऊंगी प्रोफेसर देवराज सिंह, आप किस तरह से आंक रहे हैं आज जो प्रधानमंत्री का भाषण? मैम, जब प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है अपने भाषण में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पहली बार हमने सुना है डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने विश्व पुरुष की संज्ञा दी है कि, और वो पोजीशन आज तक हम सुन नहीं पाए अपने कानों से किसी भी लीडर के मुंह से इतने 60 वर्षों में। हाँ, जैसे 60 वर्षों में पिछले, और जो भी जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, अब हम 2 साल से अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर का जो जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से उनके व्यू को फैलाया, प्रचार प्रसार हुआ, अभी तक उन्हें दलितों का नेता ही सीमित करके देखा जाता था। अब उन्हें राष्ट्र का नेता के रूप में, क्योंकि उनके कार्यों को लोग लेके नहीं चले, एक पक्ष को लेके चले हैं जो उनका केवल दलितों के उद्धार के लिए जो एक सेक्टर था, जबकि उनका सेक्टर तो स्पेशलाइजेशन बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें आप भी जानते हैं। तो उन सेक्टरों को ये पहला मौका है कि सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और उन पर डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं। तो ये एक पहली शुरुआत हो रही है, पहली बार इंडिया में, कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में रियलिटी को लोग नहीं जानते हैं और वो लोग अब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो संजय निरुपम, कांग्रेस पर एक तरह से आऊंगी, उदित जी आप हमारे साथ रहेंगे। जितना सम्मान 2 साल में डॉक्टर अंबेडकर को मिला उतना पहले नहीं मिला था। बिल्कुल ठीक है। संजय निरुपम, प्रधानमंत्री ने आज अपने पहले जो लेक्चर ये था, उसमें कहा कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो इस भाषण के पटल पर आ रहा हूं, भाषण दे रहा हूं। आपकी सरकारों पर एक तरह से अनदेखी का आरोप लगाया। भीमराव अंबेडकर को एक हमारे राष्ट्र के नेता के तौर पर बीजेपी सामने, देश के सामने प्रस्तुत करने में कामयाब रही, आप मानेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी, उनकी सरकार के मन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इतना प्रेम पहली बार जगा है, इस प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि अपने भाषण के दरमियान बोलते बोलते उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल से उन्होंने थोड़ी जल्दीबाजी में इस्तीफा दे दिया था, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसके आगे भी कुछ टिप्पणी थी। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में बोले हुई बात जो थी इनकी मोदी जी की और मोदी जी के तमाम समर्थक, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू कोड बिल के ऊपर जब क्षुब्ध होकर के डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया था, तो हिंदू कोड बिल का विरोध कर कौन रहा था? करने वाले यही आरएसएस के लोग थे, वही रास्ते पे उतरते थे। करपात्री जी महाराज थे, आरएसएस के तमाम लोगों ने इतना बड़ा हाय तोबा मचा दिया था कि सरकार के लिए वो कोड बिल पास करना मुश्किल था। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर एक आरएसएस के आंदोलन के दबाव में आने के बाद हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिसकी वजह से वो रिजाइन किए थे। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने, आपने कहा कि कांग्रेस आपके पास आऊंगी, बोलने दीजिए। जी आता हूं, आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, मुझे मेरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात, जिस स्मारक का भूमि पूजन करने के लिए आज वो गए थे, उस स्मारक की पूरी योजना, यहां तक कि फंड का एलोकेशन वगैरह सारा हमारी सरकार ने करके दिया है। तो हमारी सरकार की ही योजना को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी बात महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को एक उनको सही स्थान दिया, दर्जा दिया। हमने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के कामकाज को सराहा है, माना है और उनके दिखाए रस्तों पर चलते हुए आरक्षण की भूमिका हो या तमाम दलित समाज के उद्धार
उत्थान से जुड़ी हुई भूमिका हो, उस भूमिका को हमेशा हमने सराहा है और उस भूमिका पर आगे चलने का काम भी किया। दलित विरोधी भूमिका आरएसएस की रही है, दलित विरोधी भूमिका बीजेपी की रही है। आज अगर वो अपनी भूमिका बदल रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं इसका स्वागत करूंगा। बिल्कुल। प्रोफेसर विवेक कुमार, आपसे आज एक जिस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण था और बहुत सद्भाव प्रेम के साथ डॉक्टर अंबेडकर को बात को मैं आऊंगी उदित जी, आप ही के पास आऊंगी। आप किस तरह से आंक रहे हैं प्रधानमंत्री के आज के भाषण को? देखिए, सर्वप्रथम जैसा कि देवराज ने कहा, ये बहुत जिसे कहना चाहिए एक इस तरह का जुमला और इस तरह का वाक्य विन्यास जो प्रयोग किया, विश्व मानव बताना उनको आपको लग रहा है जुमला है? नहीं, मुझे लगा कि जो है कि वास्तविकता में उनके बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को पहली बार एक राष्ट्र नेता इन शब्दों में व्याख्यायित कर रहा था। इसके पहले नहीं हुआ। तो ये जुमला है? नहीं, मुझे लगता है कि जब उसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे तब उसकी हम वास्तविकता देखेंगे। लेकिन इतने के लिए तो हम साधुवाद दे सकते हैं कि आखिर वो शब्दावली कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं प्रयोग करी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि मैं रिसर्च पढ़ रही थी। पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया। मेमोरियल उस घर के रेनोवेट करवाया गया 1921-22 में, बाबा साहब जहां रहे थे। पिछले साल दिसंबर में दलित कारोबारियों के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस साल 22 जनवरी को भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ दलित स्टूडेंट रोहित वेमुला के पूरे मामले पर जब दे रहे थे तो भावुक हो गए थे। 22 फरवरी को मोदी बनारस पे संत रविदास मंदिर गए। तो जो प्रधानमंत्री का एजेंडा है, दलित एजेंडा है, वो पुरजोर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जो पहली सरकारें नहीं फॉलो कर पाई थी। मुझे इसका श्रेय उनको दे दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वास्तविकता में ये सब सांकेतिक है। बेसिकली क्या है कि आपको वास्तविकता में दलितों के जो मसाइल हैं, उन्होंने एक बहुत बात बड़ी कही कि आरक्षण जो है नहीं खत्म करता, उसमें खरोच नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो 1,98,00,000 जॉब दलितों के जो टोटल जॉब्स हैं भारतवर्ष में 1,98,00,000, जिसमें से दलितों का 45 लाख एससी और एसटी का बनता है, उसमें से 35 लाख भरे गए हैं अभी तक, जिसमें से ज्यादातर जॉब्स सी और डी जॉब के होते हैं। आप ये देखिए, वो आरक्षण न भी हो, लगा भी रहे, लेकिन वो सब खत्म हो गए हैं। मैं उस पे आऊंगी। बिल्कुल, वो जो प्रतिनिधित्व का सवाल आपने उठाया कि आप पूरी कैबिनेट के अंदर एक दलित केवल कैबिनेट मिनिस्टर है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें से केवल एक दलित जो है रिप्रेजेंटेटिव है। कांग्रेस वाले अपनी पीठ ठोकेंगे कि उन्होंने एक स्पीकर दलित को बनाया था, एक होम मिनिस्टर उनका दलित था। तो प्रतिनिधित्व के आधार पे कहीं ना कहीं डेफिसिट है पूरी भाजपा गवर्नमेंट में। हाँ, ठीक है। उदित राज, आपसे ये सिर्फ प्रोफेसर विवेक कुमार का कहना है कि जो सब हो रहा है वो सब सांकेतिक है, ठोस जमीन पर नहीं है, उससे बेटर तो कांग्रेस ने किया था। देखिए, मैं संजय निरुपम जी की बात का पहले जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल का आरएसएस ने विरोध किया था, भाजपा के पूर्वजों ने किया। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पहले नेहरू जी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल को पेश करें और पास कराने में पूरी मदद करेंगे। पहले तो नेहरू जी ने आश्वासन दे दिया, बाद में कांग्रेस पार्टी के ही तमाम सांसद विरोध करने लगे और रूढ़िवादी तत्व तमाम विरोध करने लगे और इससे बाबा साहब अम्बेडकर को सदमा लगा और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जबकि दलितों के मुद्दे पर उन्होंने नहीं दिया था, महिलाओं को बराबरी के मुद्दे पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी राजनीति का तिलांजलि किया था। इसलिए महिलाओं को जो बराबर संपत्ति में संपत्ति में बराबर का जो अधिकार की बात कही थी, तो उस समय जो रूढ़िवादी तत्व हुआ करते तो उन्होंने कहा कि ये तो इस बेटी के जरिए संपत्ति दूसरे घर में चली जाएगी, प्रॉपर्टी चली जाएगी। इस पर अगर नेहरू जी से नाराज थे वो, और नेहरू जी से नाराज होकर के 1951 में इस्तीफा देकर के आए हैं। और दूसरी बात है कि जो डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार जी हैं,
इन्होंने कहा, इनके बात में ही जवाब है छुपा हुआ। एक कहा कि जिस तरह का शब्द का प्रयोग, जो दरिया दिली प्रधानमंत्री ने आज दिखाई कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व पुरुष है, आज तक किसने दिखाया है? ठीक है। देवराज, प्रोफेसर देवराज, मैं जरा इसका जवाब दूं। हाँ, दे दीजिए निरुपम जी, दे दीजिए। मैं उदित राज जी को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हम जितने भी कार्यक्रम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए, हर कार्यक्रम में उनको हम विश्व मानव और महामानव करके ही संबोधित करते हैं, और ये सभी पार्टियों के लोग और सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी करते हैं। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने विश्व मानव कहा हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, मुझे लगता है ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में तो कम से कम मैं हमेशा सुनता हूं बाबा साहब अम्बेडकर सचमुच महामानव थे। एक बात जो उदित राज जी ने कही है कि नेहरू जी से नाराज होके गए, नेहरू जी को परेशान या मजबूर किया किसने? मुद्दा तो यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी और पूरी बीजेपी आरएसएस की उस गलती के लिए माफी मांगेगी? क्या बीजेपी यह स्वीकार करेगी कि हिंदू कोड बिल का खिलाफत रास्ते पे आरएसएस का उतरना गलत था?